लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में अफ्रीका की राजनीति और भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है। लेख हमें उस दौर की याद दिलाता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा को व्हाइट हाउस में सबसे पहले विदेशी मेहमान के तौर पर बुलाया था। सोचिए, आज के वक्त में जब अफ्रीका को दुनिया की राजनीति के हाशिए पर धकेला हुआ मान लिया जाता है, तब अमेरिका का एक कदम कितना अहम था। लेख कहता है नक्रुमा उस दौर के नेता थे जिन्होंने अफ्रीका को सिर्फ आजादी दिलाने की नहीं, बल्कि एकजुट करने की बड़ी कल्पना की थी। उनका सपना था कि अफ्रीका की छोटी छोटी देशों में बटी हुई सीमाएं खत्म हों और वो मिलकर एक बड़ी ताकत बने। जैसे कभी अमेरिका की छोटी कॉलोनियां एकजुट होकर एक मजबूत देश बनी थी। नक्रुमा का मानना था जब तक अफ्रीका बिखरा रहेगा, तब तक ये महज एक कच्चे माल का सप्लायर बना रहेगा और कभी भी मजबूत अर्थव्यवस्था या राजनीति नहीं बना पाएगा। लेख ये भी दिखाता है कि नक्रुमा की ये सोच उनके समय में कई अफ्रीकी नेताओं को अव्यवहारिक और सपनों में खोई हुई लगती थी। लेकिन आज 6 दशक बाद अफ्रीका की गरीबी, असमानता और राजनीतिक अस्थिरता ने साबित कर दिया है कि बिखरे रहने का कितना बड़ा नुकसान हुआ। बाहर की दुनिया, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या चीन, अफ्रीका को गंभीरता से लेने की बजाय या तो उसका इस्तेमाल करती रही या फिर किनारे करती रही। आज भी अफ्रीका की आबादी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले दशकों में ये दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला महाद्वीप बन जाएगा। ऐसे में सवाल वही है जो नक्रुमा ने उठाया था कि अफ्रीका का भविष्य कोई और आकर नहीं बनाएगा, बल्कि उसे खुद ही अपने संसाधनों और अपनी एकजुटता के बल पर बनाना होगा। लेख का असल संदेश यही है कि अब वक्त आ गया है कि अफ्रीका अपने टुकड़ों में बटे ढांचे से बाहर निकले और मिलकर अपनी ताकत बनाए, वरना आने वाला कल भी वही होगा जो पिछले 60 साल से है। गरीबी, असमानता और बाहरी ताकतों पर निर्भरता। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक आलेख में अमेरिका में विदेशी छात्रों की बढ़ती मुश्किलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लेख के अनुसार हाल ही में अमेरिका ने 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा रद्द किए हैं, जिनमें उन छात्रों के वीजा शामिल हैं जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे, अवैध काम कर रहे थे या अपनी वीजा अवधि से ज्यादा रुक गए थे। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि स्टूडेंट वीजा का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और स्टेट डिपार्टमेंट ने जांच परख और निगरानी कड़ी कर दी है। लेकिन इस कदम का असर भारतीय छात्रों पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में दूसरे नंबर पर है और हर साल लाखों भारतीय युवा अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। इसके अलावा चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों के छात्रों के मामले में भी कड़ी कार्रवाई बढ़ेगी। अमेरिका ये साफ संदेश देना चाहता है कि स्टूडेंट वीजा केवल पढ़ाई के लिए होता है। इसे इमिग्रेशन का शॉर्टकट समझना भूल जाइए। इस रिपोर्ट से ये तो साफ है कि आने वाले समय में अमेरिका की इमिग्रेशन नीति और भी सख्त हो सकती है, जिससे न केवल नियम तोड़ने वाले बल्कि ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी अधिक कागजी प्रक्रिया और जांच पड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। ये खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अमेरिका में पढ़ाई का सपना अब पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। अल जजीरा में प्रकाशित रिपोर्ट में अमेरिका की राजनीति का एक अहम पहलू उठाया गया है। रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जो डाक के जरिए वोटिंग करता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल में ट्रंप 2020 के चुनाव से ही लगातार कह रहे हैं कि मेल इन वोटिंग यानी डाक से वोटिंग में धांधली होती है और इसी वजह से वो चुनाव हार गए। इस बार तो उन्होंने ये तक कह दिया कि उनकी सरकार डाक से वोटिंग खत्म करने के लिए आदेश ला सकती है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि उनके इस दावों का कोई सबूत नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े कहते हैं कि दुनिया के 34 देश और इलाके डाक से वोटिंग की सुविधा देते हैं। इनमें यूरोप के कई देश, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे लोकतंत्र शामिल हैं। कनाडा में तो 1993 से हर नागरिक को ये हक है और ऑस्ट्रेलिया में ये व्यवस्था 100 साल से चली आ रही है। ब्रिटेन ने भी 2000 के दशक में वोटिंग को आसान बनाने के लिए तरीका अपनाया। यानी ट्रंप का ये कहना अमेरिका ही अकेला देश है, साफ तौर पर गलत है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अमेरिका की व्यवस्था थोड़ी अलग है, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने नियम हैं। कहीं ये विकल्प सभी मतदाताओं के लिए है, तो कहीं सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था भ्रष्ट है या असुरक्षित है। विशेषज्ञ मानते हैं कि गड़बड़ी की संभावना बहुत कम होती है और सुरक्षा के लिए कई तरह की जांच पड़ताल होती है। सबसे अहम बात, अमेरिकी संविधान में साफ लिखा है कि चुनाव कराना राज्यों की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति की नहीं। यानी ट्रंप का ये कहना कि राष्ट्रपति राज्यों को आदेश दे सकता है, पूरी तरह गलत है। सीधे शब्दों में कहें तो ये रिपोर्ट दिखाना चाहती है कि ट्रंप अपने राजनीतिक फायदे के लिए बार बार झूठे दावे कर रहे हैं। हकीकत यह है कि दुनिया के कई बड़े लोकतंत्रों में डाक से वोटिंग सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन ट्रंप इसे मुद्दा बनाकर चुनावी राजनीति खेल रहे हैं। द गार्जियन में छपे एक लेख में जरूरी सवाल उठाया गया है, क्या सेहत का मतलब सिर्फ वजन है? लेखिका अमोलिया टेट अपनी कहानी बताती हैं। वो पहले एनोरेक्सिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसमें इंसान खाना पीना छोड़ देता है। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने सामान्य तरीके से खाना शुरू किया और खुद को आजाद महसूस करने लगी। लेकिन तभी डॉक्टरों ने बताया कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है और उन्हें खान पान में बदलाव करना होगा। यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। मानसिक रूप से वो खुद को आजाद करना चाहती थी, कुछ भी खाने से डरना नहीं, हर चीज को नॉर्मल मानना। लेकिन शरीर उन्हें चेतावनी दे रहा था कि बदलाव जरूरी है। यानी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच टकराव। लेख बताता है कि समाज अब भी सेहत को वजन से जोड़कर देखता है। अगर कोई पतला है तो उसे स्वस्थ मान लिया जाता है और अगर कोई भारी है तो बीमार। जबकि हकीकत यह है कि असली सेहत का पता खून की जांच और शरीर की असली ताकत से चलता है, ना कि सिर्फ तराजू के नंबर से। अमेलिया का तजुर्बा यह भी दिखाता है कि हेल्दी खाना और डाइटिंग को लोग गड़बड़ कर देते हैं। कई बार जो लोग पहले से खान पान से जुड़ी मानसिक दिक्कतों से गुजरे होते हैं, उनके लिए ये सलाह और मुश्किलें खड़ी कर देती है। इस लेख का साफ संदेश है कि सेहत का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं है। असली सेहत है संतुलन। ऐसा संतुलन जिसमें शरीर भी ठीक रहे और दिमाग भी चैन में रहे। और समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी कि स्वास्थ्य का पैमाना सिर्फ वजन नहीं हो सकता। द प्रिंट में प्रकाशित लेख में एक अहम सवाल उठाया गया है कि क्या भारत को अब ओवर टूरिज्म यानी अत्यधिक पर्यटन पर गंभीरता से बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर समय रहते ध्यान ना दिया गया तो जो पर्यटन आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही कल हमारे लिए बोझ बन सकता है। लेख में कहा गया है कि पर्यटन दुनिया और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। ये करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और जीडीपी को मजबूत करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बहुत ज्यादा सैलानी एक जगह पर एक साथ जुट जाते हैं, तो इससे वहां का पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और स्थानीय लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर विदेशों में थाईलैंड का माया बे और अमेरिका के ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स पर्यटन के बोझ से बर्बाद होने लगे, तो उन्हें बंद करना पड़ा। भारत में भी मनाली, मसूरी, नैनीताल, कुर्ग और वायनाड जैसे इलाकों में यही हालात दिखने लगे हैं। यहाँ पानी की कमी, कचरे का ढेर, ट्रैफिक और ऊंचे किरायों से स्थानीय लोग परेशान हैं। मकान मालिक सैलानियों को महंगे किराए पर कमरे दे देते हैं, जबकि स्थानीय लोगों को रहने के लिए घर तक नहीं मिलता। लेख ये भी बताता है कि ओवर टूरिज्म का सबसे बड़ा खामियाजा स्थानीय निवासी भुगतते हैं। आखिर क्यों किसी और के रोमांच और छुट्टियों का खर्चा आम लोग अपनी जिंदगी और आजादी की कीमत पर चुकाएं? इसमें समाधान भी सुझाए गए हैं, जैसे ई परमिट और पास की व्यवस्था, रोजाना पर्यटकों की संख्या तय करना, कम प्रसिद्ध जगहों को बढ़ावा देना और स्थानीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए सामान और किराए पर नियंत्रण। साथ ही टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना होगा ताकि प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर बची रहे। लेख का साफ संदेश है कि पर्यटन जरूरी है,
लेकिन संतुलन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ चलें, वरना पर्यटन जो संस्कृतियों को जोड़ने का पुल होना चाहिए, वही हमारे संसाधनों और समाज के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.